नमस्ते दोस्तों, आ गया है एक न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे ITR 1 कैसे फाइल करना है। मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है जो ITR 1 फाइल करना, एक बार दिखा दो ना कैसे होता है, तो तुम खुद कर लेंगे। अगर तुम लोग खुद करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बट कुछ डिडक्शन वगैरह कैसे फिल करना है तो ये तुमको समझना पड़ेगा। आज हम यही वीडियो पूरा देखेंगे, हम तुमको कैसे फाइल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं ITR 1 फाइल करना। वेलकम टू माय चैनल CMA अभिजीत धर। देखो ITR 1 क्या है। पहली बात तो ITR को बोलते हैं सहज, मतलब जिसको इनकम है सैलरी इनकम, वो भी अप टू 50 लाख है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपका कोई कैपिटल गेन नहीं है एवं आप कोई कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो एंड आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है। फोर्थ, आपका अगर अदर्स इनकम लाइक इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट ऑन बैंक, फिक्स डिपॉजिट, ये सब अगर आपका एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000 है, तब आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। चलो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको लॉगिन करना पड़ेगा। हम मेरा ईमेल ID, मेरा लॉगिन ID से हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं कैसे फाइल करना है। ऐसे भी मेरा टैक्स फाइल हो गया, मैं ITR 3 फिल करता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा कैपिटल गेन भी है, थोड़ा बहुत ये बिजनेस का भी है, तो इसलिए ये है। आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा, यूज़र ID जो है वो पैन नंबर है, ठीक है। और ये आपको सिक्योर मैसेज भी क्लिक करना पड़ेगा, प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर मैसेज। इसके बाद तुमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप एंटर दबा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये खुल गया तुम लोग का पोर्टल। तो इसमें मेरा टैक्स ऑलरेडी फाइल हो गया, तो भी हम दिखा देंगे कैसे फाइल होता है। तो आपको ई फाइलिंग में जाना है। ई फाइलिंग में क्या है, अगर आपका कोई टैक्स काट लिया TDS, तो आप कैसे चेक करेंगे। पहले आपको आना है इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें व्यू फॉर्म 26AS, इसमें जाना है। अगर इसमें जाएंगे तो आपका एक अलग सा पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल में आप एग्री करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये प्रोसीड करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसमें क्लिक करना होगा। अब जब इसमें क्लिक करेंगे आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सी ईयर, असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स फाइल कर रहा है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल बोथ आर डिफरेंट थिंग। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल में तुम पैसा इनकम किया, ठीक है, सैलरी मिला। और असेसमेंट ईयर मतलब उस साल का एसेस करने के लिए नेक्स्ट ईयर होता है। अगर मान लीजिए 22-23 आपका अगर फिनेंशियल ईयर है, 22 अप्रैल से 23 मार्च तक, तब आपका 23 अप्रैल से 24 मार्च तक आपका असेसमेंट ईयर होगा, मतलब फॉरवर्ड एक साल होगा। अगर हम लोग के असेसमेंट ईयर मांग रहा है तो आप लोग 23-24 सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद आपको व्यू एज करना पड़ेगा HTML एंड टेक्स्ट, तो इसमें HTML सिलेक्ट करना पड़ेगा। व्यू एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो आप व्यू डाउनलोड कर लीजिए। करने के बाद देखो नीचे आ जाओ, इधर क्या आता है, ये एलेम्बिक जो लिमिटेड है, ये हमको डिविडेंड पेमेंट करता है। ये डिविडेंड पेमेंट करने के लिए टैक्स डिडक्ट करता है, बट टैक्स नहीं है। मेरा TDS अभी तक नहीं करता है। तो सेकेंडली ये है सैलरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए, एंड ये है अदर्स देन सैलरी के लिए, ठीक है। ये तुमको चेक करना पड़ेगा तुम्हारा टैक्स कटा है कि नहीं कटा है। अगर टैक्स कटा है तो उसका ये तुमको डिटेल्स देना पड़ेगा। वो कहाँ देना पड़ेगा, ये जो 10 नंबर है ये भी देना पड़ेगा, कौन सी कंपनी काट लिया वो देना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा, एंड कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ। ये जो टोटल अमाउंट क्रेडिट है इसका मतलब है आपका अमाउंट कितना मिला, एंड टोटल टैक्स डिडक्टेड ये कितना है। ये 5 इन्फॉर्मेशन तुमको देना पड़ेगा। एक है 10 मतलब ये कंपनी का जो 10 होता है। सेकेंड है कंपनी का डायरेक्ट नाम, एड्रेस, कितना अमाउंट टोटल वो लोग क्रेडिट किया तुम्हारा अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, एंड कितना टैक्स डिडक्ट किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से पोर्टल में। पोर्टल में जाने के बाद हमको ई फाइलिंग में क्लिक करना होगा। ई फाइलिंग में क्लिक करने के बाद इधर जो होगा आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें क्लिक करना होगा। जब तुम क्लिक करेंगे इसमें आ जाएगा असेसमेंट ईयर। तो हम लोग को 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, तो असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, इसमें क्लिक करना है। इसमें ऑनलाइन रिकमेंडेशन में तुमको क्लिक करना होगा। ये ऑनलाइन रिकमेंडेशन और ऑफलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन को बोलते हैं JSON, जेसन फाइल, तो ऑफलाइन में भी कर सकते हो। करने के बाद वो तुमको अपलोड करना होगा, ये एक तरीका है। तुम ऑनलाइन में भी कर सकते हो। इसके बाद तुमको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में तुम जब क्लिक करोगे इधर देखो स्टार्ट न्यू फाइलिंग बोल के एक टैब आ गया, इसमें क्लिक करना होगा। जब तुम
स्टार्ट न्यू फाइलिंग करोगे उसमें पूछेगा तुम इंडिविजुअल हो, HUF हो और अदर्स हो। इंडिविजुअल मतलब आप एज अ पर्सन, HUF मतलब क्या हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर तुम्हारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है तो तुम उसमें कर सकते हो। और अदर्स मतलब ये दोनों छोड़ के और भी हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स का हिसाब से 7-7% हो सकता है। इंडिविजुअल, HUF, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी अलग अलग हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म। तो हमको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको ITR सिलेक्ट करना है। इसमें 8 तरीका का ITR होता है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कौन सी ITR किसी के लिए एप्लीकेबल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आज हम ITR 1 ही करेंगे। ITR 1 करने के लिए देखो इधर लिखा आ गया, फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट, उसको रेसिडेंट होना ही है, ठीक है। अदर देन नॉन रेसिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड अदर सोर्स से एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को प्रोसीड करना पड़ेगा नेक्स्ट तारीख। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। इधर आ गया आपको 3 चीज़, लेट्स गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है इसमें सब कुछ रहता है, आपको जस्ट देख के फिल करना है। फॉर्म 16 लगेगा, हाउस रेंट अगर है तो हाउस रेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट पेमेंट किया LIC, ULP और आधार कुछ लगेगा, ठीक है। ये तुमको गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा। इसके बाद तुमको पूछेगा ये टैब में टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। कुछ एग्जेम्पशन क्लेम करने के पहले अगर 2.5 लाख से इनकम है, मतलब ग्रॉस इनकम आपका 2.5 लाख से ऊपर है, 2,50,000, देन यू हैव टू फाइल द टैक्स मैंडेटरी बेसिस पे। ये इनकम टैक्स का रूल्स है। बट हम लोग सब लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोग को टैक्स नहीं करते। हम लोग सोचते हैं ये टैक्स तो नहीं करा, क्यों टैक्स फाइल करेंगे। बट ये 100% मैंडेटरी है। अभी नया इनकम टैक्स पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत ये चीज़ को लेके थोड़ा बहुत वो लोग ध्यान देगा। तो ये लोगों को थोड़ा सावधान होना है अभी टैक्स, इनकम टैक्स को लेके, क्योंकि अभी नया एक ये भी पकड़ गया 40 करोड़ का इनकम टैक्स का रिफंड ऐसे इंडिविजुअल को गवर्नमेंट को देना पड़ा। तो इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा इसमें रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहा है। तो ये है टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सेकेंड है आपको आधार्स। अगर आपका फाइल करना चाहते हैं बट आपको कोई ये नहीं है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर इनकम नहीं है, तो आधार्स क्लिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 2.5 लाख से इनकम ऊपर नहीं है बट आपका घूमने का खर्चा फॉरेन टूर 2 लाख से ऊपर है, ठीक है, पहली बात। सेकेंडली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 साल में 1 लाख के ऊपर पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर कंडीशन में कुछ भी एक आपको करना पड़ता है तो आपको मैंडेटरी टैक्स फाइल करना होगा ही होगा। तो हम लोग अभी देखेंगे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग को क्या आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक पॉपअप आ गया, क्योंकि ये प्री फिल रहता है। ये ऑटोमेटिकली जैसे हम पहले फाइल किया तो उस हिसाब से मेरा प्री फिल रहता है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तुमको डालना पड़ेगा, तुम्हारा ऑलरेडी प्री फिल है, अगर नया करोगे तो तुमको एक एक करके डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका नाम रहेगा, मेरा नाम जैसा है अभिजीत धर, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड नंबर रहेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर रहेगा। इसमें क्या है 139(1) सेक्शन के, मतलब आपका जो इनकम है, ठीक है, आपका जो इनकम है वो मतलब जो टैक्स फाइल कर रहा है वो बिफोर ड्यू डेट कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट, जैसे 31 जुलाई का लास्ट डेट है इंडिविजुअल का फाइल करना इस साल में, तो ठीक है, हम लेट वीडियो अपलोड कर रहा है, एक साल से ये देखेंगे तो डिफर होगा। अगर आप फाइल कर दिया उसके बाद भी आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा तो 139 सबसेक्शन 5 करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न, ठीक है। एंड अगर आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब क्या होगा, आप फाइल ही नहीं किया इस साल, नेक्स्ट साल फाइल करना पड़ता है, तो आपको पहले कमिश्नर को एक लेटर लिखना पड़ेगा। कमिश्नर आपको अलाउ करेगा अगर फाइल करने, तो वो पोर्टल आपको खोल देगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो उसके हिसाब से तुम IEC सेलेक्ट करना पड़ेगा 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज B। और अगर आप कोई नोटिस के लिए, अगर आपके पास कोई नोटिस आ गया, ठीक है, कोई पेनल्टी का नोटिस, कोई ये का नोटिस, कोई टैक्स फाइलिंग का नोटिस, व कुछ भी इनकम का नोटिस, तो आपको इस नोटिस का हिसाब से टैक्स फाइल करना होगा। ये नोटिस क्या है वो हम लोग देखेंगे, उतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रेजिम, वो 115 BAC। ये मतलब क्या है, अगर आप नया टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको येस करना पड़ेगा। तो हमको नया टैक्स रेजिम सिलेक्ट नहीं करना है। नया टैक्स रेजिम में फ़ायदा क्या है, नया टैक्स रेजिम में एक ही फ़ायदा है, आप 7 लाख तक इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बट उसमें कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, जैसे 80C, 80U, 80D, 80E, ये सब डिडक्शन नहीं मिलेगा।
ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बैंक डिटेल्स। आपको बैंक डिटेल्स जितना बैंक अकाउंट है वो उसका सब डालना पड़ेगा और एक बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा रिफंड के लिए। अगर आपका कोई रिफंड है तो उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको फिर कंफर्म करना होगा, सिंपल। देखो इधर हम नेचर ऑफ एम्प्लॉय में सिलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, नेचर ऑफ एम्प्लॉय में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल जॉब करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट करना पड़ेगा। ऐसे अगर कोई पब्लिक कंपनी है व नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है उसके हिसाब से अगर अदर्स कर सकते हैं। अगर आपका इनकम सिर्फ फैमिली पेंशन से है तो आप क्या करेंगे, तब आप सिर्फ फैमिली पेंशन का ही इनकम डालेंगे, तो आपको फैमिली पेंशन सिलेक्ट करना होगा। हम अदर्स कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद ये देखो मेरे पास ये आ गया, योर रिटर्न इज ऑलरेडी सबमिटेड, प्लीज़ फाइल अ रिवाइज रिटर्न, हमको दे दिया पॉपअप। बट हम दिखाने के लिए ये कर रहा है कारण हम ऑलरेडी फाइल कर दिया रिटर्न। तो इसमें क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम में जाना पड़ेगा। देखो बार बार पॉपअप दे रहा है ये तुम्हारा रिटर्न फाइल हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है, हमको कोई सैलरी में कोई एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 1, इसमें क्या है, अगर आप टूर में कुछ खर्चा किया, आप यूनिफॉर्म के लिए कुछ खर्चा किया, ऑफिस का यूनिफॉर्म, ठीक है, आप ट्रांसफ़र के लिए, मतलब अगर मान लीजिए आप कॉन्वेंस अलाउंस मिला आपको, एंड आप अगर मिला है ये सब अलाउंस अगर है ना, ये अलाउंस अगर मिला है तो तब आप क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्पशन। सेक्शन 10 बोलता है एग्जेम्पशन तुम क्लेम कर सकते हो इनकम के ऊपर अगर तुमको मिला है तो, अगर नहीं मिला है तो तुम क्लेम नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात। सेकेंड क्या है, सेकेंड है आपको ये जो इनकम फॉर टूर्स एंड ट्रेवल से, कन्वेंस अलाउंस है, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म है। सेकेंड है हो गया आपका अगर कोई कंपेंसेटरी अलाउंस मिला, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला, हॉस्टल अलाउंस मिला, ठीक है, आप डाल सकते हैं। क्या है, जैसे इधर येस करोगे तो मान लो हमको 4000 डालना है, ठीक है, हम डाल दिया। उसके बाद तुमको अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला, हॉस्टल अलाउंस मिला, वो भी डालना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तुम 100 रुपया पर चिल्ड्रन क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, और हॉस्टल के लिए 300 रुपया क्लेम कर सकते हो पर मंथ का बात कर रहा है, 2 चिल्ड्रन के लिए। जितना मिला है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये हिसाब से। अगर मान लो मेरा एक चिल्ड्रन है तो मेरा 100 रुपया करके एग्जेम्पशन होगा तो हम 1200 ही डाल सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं डाल सकते। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस क्या है ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस ऐसा है तुमको मिनिमम डालना पड़ेगा। इसमें मिनिमम कैसे कैलकुलेट होगा हम पूरा करके दे रहा हूँ आज, जैसे तुम लोग का थोड़ा बहुत सुविधा हो जाएगा। एक्सेल खोल लेते हैं। एक्सेल में क्या है हम लोग कैलकुलेशन भी देख लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट एक बार सीख लो तो उसके बाद और प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखो 3 क्लॉज रहता है एचआरए में, ठीक है। पहली बात तो तुमको देखना पड़ेगा तुम एचआरए कितना मिला है, तो क्या करना पड़ेगा, मान लो तुमको एचआरए मिला है 50,000, ठीक है। अच्छा तुमको एचआरए रिसीव कितना हुआ, पहला जो क्लॉज है वो है 1 नंबर क्लॉज एचआरए रिसीव, तो कितना लेना पड़ेगा आपको 50,000 लेना पड़ेगा। इसके बाद हो गया तुम्हारा 2 नंबर हो गया 10% ऑफ द ये होगा, ठीक है। इसमें आएगा 40% और 50%, मान लो 40% और 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए। अगर मान लो तुम्हारा सैलरी बेसिक सैलरी है 5000, बेसिक सैलरी है साल का है 50,000 एंड डीए है, मान लो बेसिक है 40,000 मान लो, एंड डीए है तुम्हारा 20,000, तो कितना हो गया टोटल जो सैलरी है आपका 60,000 हो गया, इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर मेट्रो सिटी में रहता है जैसा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, तब आपको 50% लेना पड़ेगा। तो इसका 50% क्या होगा, इक्वल टू 60,000 इंटू 50%, ये लेना पड़ेगा। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा आप जो रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो क्या हो गया इसमें आपको मान लीजिए आप रेंट पेमेंट किया, चलिए आप रेंट पेमेंट का 30,000 पेमेंट किया पूरा साल, ठीक है। तो आपको क्या होगा इसमें कैलकुलेशन आएगा इक्वल टू 30,000 माइनस
क्या होगा 10% ऑफ द बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए कितना है 60,000 है, उसका 10% कितना होता है 6,000, ये हो गया। तो इसमें से जितना काम होगा ये इधर से माइनस होगा। अगर मान लीजिए इसमें से 24,000 सबसे कम है, ये माइनस होगा, तो इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस ये। तो आप क्लेम कितना कर सकते हैं, आप 24,000 ही क्लेम कर सकते हैं। एंड 26,000 आपको, देखो सैलरी में 50,000 इंक्लूड होगा, उसमें से 25,000 आपको माइनस हो जाएगा, मतलब 26,000 ही आपको टैक्सेबल होगा। ये जो होगा इसको बोलते हैं टैक्सेबल। ओके, ये हो गया आपका सिनेरियो। तो हमको जाना पड़ेगा नेक्स्ट शीट में। इसमें क्या है, हमको 24,000 ही लेना है, तो ये करो, इसमें 24,000 डाल दो, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे आ जाओ। अगर तुम लीफ टेबल कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो तो कर सकते हो। लीफ टेबल कंसेशन क्या है, लीफ टेबल कंसेशन 2 साल में ही मतलब दो बार मिलता है 4 साल में, 2 साल में एक बार ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तुम क्लेम कर सकते हो। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा फ्लाइट खर्चा, होटल खर्चा एंड ये खर्चा, ट्रेन का खर्चा, इसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3 का खर्चा भी तुम ले सकते हो, ठीक है, लेके कर सकते हो। ये लीफ टेबल कंसेशन भी तुमको मिलेगा, ठीक है। और एनी अदर एग्जामेशन अगर क्लेम करना चाहते हो तो तुम क्लेम कर सकते हो। एनी अदर में बहुत कुछ आता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, चलो एनी अदर में क्या क्या है। रिम्यूनरेशन रिसीव किया ऑफिस का पर्पस, ठीक है। डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट है, कुछ ग्रेचुइटी रिसीव हो गया, कुछ गेजेटेड ऑफिसर का कुछ हो गया, एमएलए का कुछ हो गया, ठीक है, उतना ज़रूरत नहीं है। चलो, हम लोग का जो बेसिक मेन पॉइंट है वही हम लोग कवर कर रहा है एक सैलरी पर्सन के लिए। कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू जब होगा, इसमें फिर से पॉपअप दिखा रहा है तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग हो गया। हमको पता है हमको रिटर्न फाइलिंग हो गया, बट हम यूट्यूब व्यूअर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इनकम टैक्स वालों थोड़ा माफ़ कर दीजिए। तो ये हो गया। देखो ये इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद जब तुम एडिट करोगे, खुल गया, तो आपको क्या पड़ेगा, आपको एज पर सैलरी कितना देगा। सेक्शन 1 होता है, आपको बेसिक क्या है, आपको ये क्या है, बेसिक सैलरी कितना है ये देना पड़ेगा। मान लो मेरा बेसिक सैलरी है 4 लाख, चलो ठीक है। उसके बाद 17 बेसिक सैलरी देना पड़ेगा। अगर आप कुछ कंपोनेंट ऐड करना चाहते हो तो तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 है परक्यूजिट। अगर आपको कैश में कुछ नहीं मिला, बट आपको गाड़ी का फैसिलिटी मिल रहा है, आपका सर्वेंट मिल रहा है, आपको टेलीफोन कुछ मिल रहा है बिल करने का, आपको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी होता है, आपको एकोमोडेशन दे दिया कंपनी, तो उस हिसाब से आप वैल्यू होता है, तो वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। वो सैलरी फॉर्म 16 में इंक्लूड रहता है और तुम्हारा सैलरी स्लिप में भी इंक्लूड रहता है। फॉर्म 16 देखोगे तो मिल जाएगा। मान लो आपको 2 लाख दिया, ठीक है, 2 लाख दे दिया। चलो ये एक काम करते, ये थोड़ा बड़ा कर देते, ये 4 लाख नहीं 7 लाख करते। अरे 2 लाख, चलो 9 लाख हो गया, ठीक है। मेरा जो सैलरी है वो 9 लाख हो गया। इसके बाद आपको सेक्शन 73 प्रॉफिट लिव इन सैलरी, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में तुमको कुछ मिला तो तुम दे सकते हो। वो हमको मेरा नहीं मिलता है, हमको नहीं दिया, तो कौन सी कंट्री में है ये भी देना पड़ेगा तुमको। इधर क्या करना पड़ेगा, इधर आप तुम ये एक काम करते हो, ये डिलीट कर दो, ठीक है। ये किसके लिए है, अगर तुम बाहर काम कर रहे हो तो उसको हिसाब से देना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आ जाओ, देखो तुम्हारा ऑटोमेटिक आ गया इधर एग्जेम्पशन अलाउंस 4000 आ गया, वो जो कन्वेंस अलाउंस है। और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया 24,000, देखा इसमें आ गया 24,000। चलो आपका नेट सैलरी ये तीनों मिला के जितना होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। नेट सैलरी 8,70,800 आ गया। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 50,000। ये प्रोफेशनल टैक्स मिलता है। तुम अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया, तुम्हारा वेस्ट बंगाल में कितना है, मेरा कर्नाटका में कितना, अलग अलग होता है, जितना होता है उतना होता है। तो मैंने पे किया मान लो 2400 रुपये, 200 करके 12 मंथ 2400, ये भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कोई क्लेम नहीं करता है, तो इसमें से 24 रुपये कम कर दोगे तो भी सैलरी भी कम होगा, तो ये सेव करना पड़ेगा। सिंपल सेव कर दो। जब सेव कर दिया, ठीक है, तुम्हारा आ गया। थोड़ा इनकम टैक्स का पोर्टल थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि अभी लास्ट डेट है ना, कल परसों दिन, तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसलिए स्लो हो गया। अच्छा, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी का अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए इसमें हम बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आप लेट आउट में दिया, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लॉस क्लेम कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए आप एक होम बनाया, उसमें लोन लिया बैंक से, उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है, पर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए है। बट अगर ये भी लेट आउट प्रॉपर्टी पकड़ लिया, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको कितना रिसीव मिला है। अगर आपका रेंट पे है घर, तो आपको रेंट कितना है वो अगर देना पड़ेगा। अगर मान लो मेरा 50,000 रेंट आता है,
ठीक है, हम 50,000 रेंट देते हैं पूरा साल में। तो टैक्स पे तो लोकल, हम म्यूनिसिपल को कितना टैक्स पे किया, मान लो हम 2,000 टैक्स पे किया, तो मेरा आ गया ऑटोमेटिकली 48,000। देखो इसके बाद क्या है, 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू क्या होता है, ये 48,000 के ऊपर 30% कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली। मान लो तुम्हारा जो घर है वो मेंटेन करने के लिए तुमको खर्चा लगता है, उसका स्लैब बनाना, पेंटिंग करना, रिपेयर करना, इसका सब कुछ लगता है। तो वो तो तुम जितना तुम नहीं क्लेम कर सकते हो, तो गवर्नमेंट एक अमाउंट उसमें फिक्स कर दिया, तुम 30% ही क्लेम कर सकते हो तुम्हारे इनकम में, नेट जो एनुअल वैल्यू होता है उसका इनकम में। तो उस हिसाब से तुम्हारा 14,400 वो भी माइनस हो गया। अगर तुम लोन लेके घर बनाया, कंस्ट्रक्शन किया और फ्लैट लिया, तो उसका लोन में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट पेबल देखो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट पेबल इन्वेस्ट बोर्ड कैपिटल का कितना है वो डालना पड़ेगा। अगर मान लो पूरा साल में मुझे 89,000 डालना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉस आ जाएगा 55,400। ठीक है, ये तुम मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी लॉस तुम 2 लाख ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके ज़्यादा होगा तो ITR 2 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अनरियलाइज रेंट कुछ रियलाइज हुआ, अनरियलाइज रेंट मतलब मान लो तुम्हारा लास्ट साल पहले 2 महीने का रेंट कुछ बाकी था, अभी वो टेनेंट दे दिया, तो तुम डाल दो इधर 10,000 मान लो दे दिया, डाल दो, तो इसमें भी बढ़ जाएगा, 10,000 मिल गया। ठीक है, तो तुम्हारा लॉस कम हो जाएगा। ऐसे हम ये भी ऐड कर लेते हैं। अगर तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम कुछ नहीं है बट सिर्फ इंटरेस्ट है, आपको पेमेंट करना पड़ता है घर बनाने के लिए, वो भी तुम क्लेम कर सकते हो। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सेल्फ ऑक्युपाइड सिलेक्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारा लेट आउट है तो तुम लेट आउट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हो गया। ये नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद देखो मुझे डिविडेंड मिला है, तो डिविडेंड इनकम ऑटोमेटिक ग्रैप हो गया क्योंकि पैन कार्ड से सब लिंक होता है। मुझे फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट मिला है 73 रुपीज़, पैसा नहीं है उसलिए कम मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक मिला है 330 रुपीज़, वो भी ऐड हो गया। अगर तुम खुद से कुछ डालना चाहते हो, ऐड इनकम, क्या डाल सकते हो, तुम डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो, तुम जैसे नीचे आ जाओ, ठीक है, फैमिली पेंशन है तो कंट्रीब्यूशन कुछ है तो तुम डाल सकते हो। देखो इधर एनी अदर है, एनी अदर में क्या करना पड़ेगा, मान लो हम डाल दिया 80,000। कैसे डाल दिया, इनकम फ्रॉम ट्यूशन फीस, इनकम फ्रॉम ट्यूशन फीस, हमको ट्यूशन फीस मिलता है, हम डाल सकते हैं। अगर तुम्हारा फोटोग्राफी है तुम फोटोग्राफी डाल सकते हो। अगर कुछ भी इनकम होगा तुम्हारा एक्स्ट्रा, वो अदर सोर्सेज में आएगा, क्योंकि इनकम का 5 तरीके की हेड होता है। ठीक है, इधर क्या दे दिया, देखो क्वार्टरली ब्रेकअप देना पड़ेगा। ये जो तुमको डिविडेंड मिला है ना शेयर का, ये इसमें क्वार्टरली तुमको, अगर आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है तो आपको डिविडेंड का भी ब्रेकअप देना पड़ेगा। मतलब 589 जो आया वो कैसे आया, अप टू मतलब टोटल जो 589 मुझे आया, कितना आया, हाँ 589 जो आया वो कैसे आया, उसका ब्रेकअप दे दो। मान लो 189 इधर दे दिया, इधर 200 दे दिया, ठीक है, इधर दे दिया 200 फिर से, चलो हो गया। ये करके तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये क्वार्टरली ब्रेकअप होता है, क्योंकि तुम जैसे अगर ये टैक्सेबल इनकम होगा तो इसमें टैक्स लगता है 10% डिविडेंड के ऊपर। तो कैसे लगेगा, वो डिविडेंड के ऊपर क्वार्टरली बेसिस पे लगता है, तो इसलिए डिविडेंड क्वार्टरली ब्रेकअप तुमको देना पड़ेगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट। और तुमको प्रॉफिट एंड लॉस, अगर तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट है कोई डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस तुम डाउनलोड करोगे तो तुमको मिल जाएगा। ये हो गया इतना। चलो नीचे आते हो, अगर तुम्हारा कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है, वो भी डाल सकते हो। ऑलरेडी हम दिखा दिए एग्जेम्प्टेड इनकम, तो इसको कंफर्म कर दो। कंफर्म करने के बाद तुम्हारा क्या आ गया, इनकम हो गया, टोटल डिडक्शन आ जाएगा। बट तुम्हारा टोटल डिडक्शन में बहुत ध्यान देना, इसमें क्या होता है हम एक एक करके बोलेंगे अच्छे से। देखो अगर तुम डोनेशन पेड किया, डोनेशन मतलब कुछ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन पेड किया, उसमें 80G में डिडक्शन मिलता है। नहीं किया तो नो कर दो, हम नो करके चलते हैं। अगर तुम साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ पेमेंट किया 80GGA में, ठीक है, तुम कर सकते हो। अगर मान लो कोई एक रूरल एरिया में, सीजेड एरिया में, स्पेशल इकोनॉमी जोन में कुछ गवर्नमेंट कार्ड है, तो तुम उसमें डोनेशन किया तो उसका क्लेम तुम ले सकते हो। हम अभी नो करके चल रहा है। 80GG क्या है, अगर तुम रेंट पेमेंट किया, अगर मान लो तुम्हारा HRA रिसीव नहीं हुआ, HRA अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं हुआ, बट तुम रेंट पेमेंट करते हो, तुम इधर ले सकते हो अप टू 5,000, साल में 60,000 रुपये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट अगर आपको HRA मिला है तब ये 80GG तुम क्लेम नहीं कर सकते, उसमें तुमको HRA में ही क्लेम करना होगा। तो मुझे HRA क्लेम कर लिया हम, तो हमको ज़रूरत नहीं है, हम नो कर देते हैं। ठीक है, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, सब कुछ का आंसर मिल जाएगा। 80C में क्या होता है, देखो तुम्हारा जो प्रोविडेंट फंड का कंपनी काट के देता है, कंपनी कंट्रीब्यूशन करता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन तुमको इधर मिलेगा। जो जितना होता है वो भी डाल सकते हो, जितने LIC में पेमेंट किया वो भी डाल सकते हो। तुम कोई फिक्स डिपॉजिट में, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया वो भी डाल सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया वो भी डाल सकते हो।
एंड अगर तुम कुछ ट्यूशन फीस पेमेंट किया स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तुम्हारा बच्चा के लिए, कुछ भी, वो भी डाल सकते हो। ये इधर आ गया। मान लो मुझे मैं सब कुछ मिला के मेरा 90,000 हुआ, हम 90,000 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो 80 CCD है, ये जितना भी होगा तुमको 1.5 लाख तक ही मिलेगा, इसके ज़्यादा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा 80C में, ठीक है। और 80 CCD सबसेक्शन 2 क्या है, इसमें अगर आप NPS में कंट्रीब्यूशन करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, नॉट पब्लिक पेंशन फंड, नॉट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसे नेशनल पेंशन स्कीम, अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 डिडक्शन मिलेगा। अंदाज 1.5 लाख के साथ और भी 50,000 मिलेगा, तो आपको कितना हो जाएगा, 2 लाख का मिलेगा, ठीक है। मुझे नहीं है, हम नो करके चलते हैं। 80D, 80D में क्या है, 80D में मेडिक्लेम होता है। अगर आपको 80D है तो हम 80D का फॉर्म में दिखाएंगे क्या होता है। 80, अगर मान लीजिए आप कोई डिपेंडेंट के लिए और खुद के लिए कुछ एजुकेशन लोन लिया, लोन के लिए अगर इंटरेस्ट दे रहा है, आप मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका बच्चा एजुकेशन लोन ले लिया बैंक से, तो उसके लिए अगर जितना इंटरेस्ट पे करते हैं उसका क्लेम इस तरह ले सकते हो। मान लो हम 20,000 लिया, हम 20,000 क्लेम कर सकते हैं, तो 20,000 का क्लेम हम कर रहे हैं। उसके बाद 80 TDA में कितना डालना होगा, 80 TDA से अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम है बैंक से, फिक्स डिपॉजिट से, उसका क्लेम कर सकते हो, वो भी अप टू 10,000 तक ही क्लेम कर सकते हो। तो वो जितना अमाउंट आया वही क्लेम कर सकते हो। एनी अदर डिडक्शन में जा सकते हो, एनी अदर डिडक्शन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेनली 80C 80D होता है, 80E होता है, 80TTA होता है, हम दिखा दिया, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। चलो, अगर तुम किया भी ये, चलो देख लेते एक बार क्या क्या है। देखो, पेमेंट टू रेस्पेक्टिव पेंशन प्रोविडेंट फॉर 80 CCC, अगर 80 CCC 80 CCD 80 CCD में तुम 80D, इसमें तुम तीनों ऊपर जो तीनों है, 3 में अगर करोगे भी तो भी तुमके 80C में 1.5 लाख ही मिलेगा, 1.5 लाख से ज़्यादा एकदम नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस के मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर तुम डिपेंडेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करते हो, डिपेंडेंट मतलब मान लो कोई डिपेंडेंट है जिसका पूरा बेड, वो बेड में ही रहता है, कभी जा नहीं सकती इधर उधर, उसका पूरा खर्चा तुम करते हो, तो उसको रिलेटिव होना पड़ेगा, वो भी रिलेटिव होना पड़ेगा, रिलेटिव का डेफिनेशन है, तो उसके हिसाब से तुमको इधर मिलेगा। कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो तो भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप रेसिडेंशियल, अगर मान लीजिए अगर लोन लिया, ठीक है, घर बनाने के लिए, तुम तो HRA में तो क्लेम कर सकते हो -2 लाख, बट अगर मान लो उससे भी ज़्यादा है, तुमको इधर 80E में डिडक्शन लेना पड़ेगा, तब HRA उसमें नहीं ले सकते। HRA हाउस रेंट अलाउंस में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का जो इंटरेस्ट ऑन पेबल है लोन का, उधर नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारा कंडीशन है, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी का वैल्यू वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, लोन अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, इसमें बहुत सारा ये है, ये अलग अलग से दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर कुछ नया इंजेक्शन हुआ, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिए जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लोन लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, साल में जितने इंटरेस्ट दे रहे हो उतने इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो। मान लो हम 10,000 दे रहा है, हम 10,000 क्लेम कर लेंगे, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन कर रहे हो वो भी मिलेगा, ठीक है। ये सब हो गया, कंटिन्यू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लैपटॉप में, तो लैपटॉप में नहीं हो रहा है अभी, हम लोग का ख़त्म ही हो गया, जस्ट 2-3 चीज़ बाकी है ये करने के लिए। हमको अभी क्या करना पड़ेगा, हमको अभी वो जो पेज है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हमको जो देना पड़ेगा 80D। अच्छा, 80D हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। हम लोग को अभी 80D करना पड़ेगा, तो 80D में क्या करना पड़ेगा, 80D में जाना होगा। 80D में जाने के बाद हम लोग को इधर एडिट में क्लिक करना होगा। जब तुम एडिट में क्लिक करोगे, उसमें क्या होगा, उसमें 3-4 चीज़ रहेगा। पहली बात है, अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो इधर जाके आपको येस और नो करना होगा। इधर येस और नो बटन है, इसमें आपको येस और नो बटन करना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं तो नो ही करना, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना लिया वो डालना पड़ेगा। मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 30,000 का, हम डाल दिया। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या है, अगर मान लो तुम्हारा पूरा साल में तुम डॉक्टर दिखाया, कंसल्टेंसी फीस पे किया, वो तुम ले सकते हो, ठीक है। वो तुम 5,000 तक ही ले सकते हो, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेम्बर, इंक्लूडिंग यू, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन एंड योर मदर एंड फादर। तो ये 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा, हम इधर 3,000 ले रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ,
नीचे है क्या है, आपका सीनियर सिटीज़न है। अगर आप सीनियर सिटीज़न करना चाहते हो तो क्या है, अगर आपका सीनियर सिटीज़न इन 60 एज के ऊपर है तो आपको येस करना पड़ेगा। अगर तुम 60 ईयर्स के ऊपर है तो तुम येस करोगे तो तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर तुम्हारा सीनियर सिटीजन हो तुम्हारा टोटल जो डिडक्शन मिलेगा मेडिक्लेम में 80D में, वो तुमको 50,000 का मिलेगा। अगर तुम 60 ईयर्स का नहीं होगा तो 25,000 मिलेगा। तो मम्मी पापा के लिए मान लो तुम लिया और भी 30,000, ठीक है, तो तुमको क्या होगा, मान लो 60,000 हो गया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना किया, उसको मान लो 2,000 किया, ठीक है। अगर तुम मेडिक्लेम नहीं लिया तो तुम सारा पूरा इस साल में जितना खर्चा करोगे मेडिक्लेम, अगर 60 ईयर के ऊपर उसका उम्र है एंड तुम जितना खर्चा करोगे मेडिकल के लिए, अगर तुम मेडिक्लेम नहीं लिया तो मेडिकल एक्सपेंडिचर इसमें तुम डाल सकते हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है इसमें डाल सकते हो। तो हम लोग सेव कर लेंगे, ये सेव हो गया, ठीक है। इस बार क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा 80TTA में जाना पड़ेगा। 80TTA में क्या है, अगर तुम मान लो वो इंटरेस्ट मिला है तुमको, बैंक इंटरेस्ट वगैरह कुछ, तो उसमें क्या होगा वो तुमको डालना पड़ेगा। मान लो हमको मिला है 500 रुपया, ठीक है, हम डाल देंगे। बट इसमें देखो आ जाएगा कितना मिला है, देखो 330 मिला है, 330 लेना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तुम नहीं ले सकते। तो इसको सेव कर दो। इसको सेव करने के बाद तुम्हारा ये अटैच हो जाएगा, डिडक्शन में आ जाएगा। तो इसके बाद तुमको कन्फर्म आ गया। ये वार्निंग देता है टोटल चैप्टर 6 से, मतलब डिडक्शन जो होता है वो चैप्टर 6 से में होता है, तो उसका कितना हुआ वो तुम ये कर दो, स्किप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वार्निंग देता है, ऐसे ही वार्निंग देता है। इसके बाद तुम क्या करो, उसको कंटिन्यू करो। जब तुम कंटिन्यू करोगे तुमको आ जाएगा इधर, ये तुमको कंफर्म करके आगे निकलना पड़ेगा। तुम जब आगे निकल लोगे तुमको आ जाएगा तुम्हारा 1,47,000 टोटल डिडक्शन हो गया। टैक्स पेड में जाओ। टैक्स पेड में क्या डिटेल्स रहेगा, टैक्स पेड में तुम कितना टैक्स ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, तुम्हारा सैलरी से कितना TDS काट लिया, ये सब डिटेल्स तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा TDS काट लिया तो ये ऑटोमेटिकली देखो लिखा है डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्शन एज सोर्स ऑन सैलरी इनकम, इसमें शो करेगा। अगर कोई टैक्स सेबल इनकम छोड़ के, मतलब सैलरी छोड़ के कोई दूसरी में टैक्स काटा, फिक्स डिपॉजिट किया, ज़्यादा पैसा मिल गया, उसके इंटरेस्ट में TDS काटा, और कुछ इंटरेस्ट में TDS काटा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट काम किया उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिला उसमें TDS काटा, तो अगर ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा और फेल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो तुमको शो डिटेल्स करना पड़ेगा, ऐड अनदर करना पड़ेगा। ऐड अनदर करके क्या देना पड़ेगा, 10 ऑफ द डिडक्टर देना पड़ेगा, कितना उसका 10 नंबर क्या है, उसका नाम क्या देना पड़ेगा, और इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, आपको कितना सैलरी रिसीव हुआ सारा साल में वो देना पड़ेगा, और कितना टैक्स डिडक्शन किया वो इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग को कुछ नहीं है क्योंकि हमको मेरा टैक्स नहीं कटा, हम कैंसिल कर देंगे। तो क्या करना, टैक्स पे अभी कंफर्म करना होगा क्योंकि मैं कुछ टैक्स अभी तक पे नहीं किया, ये मान के चलते हैं। जब ये हो गया टोटल टैक्स लायबिलिटी में चला जाओ, देखो तुम्हारा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया। टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे आ गया, तुम जितना इनकम है 8,64,192, ये जो इनकम है 8,64,192, उसमें से 1,47,330 तुम्हारा माइनस हो जाएगा, वो डिडक्शन है। वो डिडक्शन होने के बाद तुम्हारा जो टैक्सेशन है, सो कैलकुलेशन में जाओ तो वो दिखाएगा अप टू 5,12,500 है, ये 5 लाख के ऊपर तुम्हारा जो इनकम है उसमें 43,372 है, क्योंकि हम लोग का जो मेन इनकम हुआ उसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेशन हुआ। टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद ये हेल्थ एजुकेशन सेस होता है, ये टोटल टैक्स के ऊपर 4% कैलकुलेट होता है। ये जो 55,872 टैक्स कैलकुलेशन हुआ उसके ऊपर एक कैलकुलेशन हुआ, इसके हिसाब से तुम्हारा टोटल टैक्स आएगा 58,107। इसमें देखो तुम क्या आ गया, इसमें 243B आ गया एंड 243C आ गया। ये क्या है, अगर तुम्हारा इनकम है बट तुम टैक्स पेमेंट नहीं किया, इनकम जब होता है ना तो तुमको प्री टैक्स पेमेंट कर पड़ता है, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। अगर तुम एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा ये सब आ जाएगा, इंटरेस्ट, लेट फी इंटरेस्ट आ जाएगा, तुम क्यों टैक्स पे नहीं किया, क्वार्टर वाइज पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स। अगर तुम एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो ये आ जाएगा, तो इसके हिसाब से ये होगा इंटरेस्ट ऑन लेट फी ऑफ टैक्स, ठीक है, एंड फीस। ये टोटल टैक्स हो गया, इसको कन्फर्म कर दो। मान लो तुम्हारा ये टोटल टैक्स आ गया 63,361, ये तुमको इधर देखो इधर आ गया। इसमें अभी प्रोसीड करना पड़ेगा। तुम जब प्रोसीड करोगे इसमें तुम्हारा पूरा दिखाई देगा कितना क्या है। अगर इसमें क्या होगा, पे नाउ एंड पे लेटर। अगर मान लो तुम पे लेटर करना चाहते हो, अगर पे करना चाहते हो तो मान लो हम अभी पे नहीं करना चाहते, पे लेटर करना है, पे लेटर कर दिया।
प्रीव्यू रिटर्न करना पड़ेगा। प्रीव्यू जब रिटर्न करना पड़ेगा तुमको इधर ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, इधर करके प्रोसेस टू प्रीव्यू करना पड़ेगा। हम प्रोसेस टू प्रीव्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसके बाद तुम्हारा OTP आएगा, OTP वेरिफिकेशन करना। अच्छा चलो हम दिखा देते हैं। प्रोसेस टू प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू में ये आ गया, तुम जो फाइल किया पूरा लिस्ट आ गया। ये तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, इधर क्लिक करके प्रिंट भी ले सकते हो। करने के बाद तुम्हारा पूरा जितना डिटेल्स तुम डाले हो वो पूरा आ जाएगा। आने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा, प्रोसेस टू वैलिडेशन। ये जब तुम प्रोसेस टू वैलिडेशन करोगे इसमें OTP मांगेगा, आधार OTP और EVC कोड जनरेट होता है बैंक से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अगर तुम उससे भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। जब तुम वेरिफिकेशन कर दोगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा टैक्स फाइल हो जाएगा, तुमको सबमिट हो जाएगा। एक एक्नॉलेज पेपर मिलेगा, वो एक्नॉलेज पेपर तुम्हारे पास रखना है। ये बाद में तुम पेमेंट कर सकते हो टैक्स का, और अभी भी पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया पूरा वीडियो, ठीक है। हम प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन नहीं कर रहे क्योंकि मेरा टैक्स फाइल ऑलरेडी हो गया। अगर ये कर दूँ तो फिर से हमको फिर से ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, तो इसलिए इतना ही किया। तो इसके बाद कुछ नहीं है, जस्ट OTP डालना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना सब लोग के साथ। मेरा व्यू बहुत कम हो जा रहा है, कोई देखते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छा ये नहीं है शायद, ठीक है। चलो हम इम्प्रूव करेंगे खुद को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये देख लेना, अच्छा से फाइल करना, ध्यान से करना थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द व्यू माई वीडियो। बी सेफ एंड ऑलवेज हैप्पी। चलो, गुड नाइट।